स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था साइकोलॉजी का अधिगम और टीचिंग जो मेथड्स होते हैं, जो मनोविज्ञान होता है, उसका आपस में क्या संबंध है। और हमारा टॉपिक आगे 7वें पॉइंट पर आ गया, विकास की अवस्था है कि मनोविज्ञान के अंदर जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसका अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को हर एक अवस्था से गुजरना होता है। यह नहीं हम किसी व्यक्ति की कोई अवस्था विलुप्त हो जाती है, सारी ही अवस्थाएं मनुष्य के अंदर आती हैं। हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपना अपना महत्व होता है। अगर अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे शैशव काल होता है 0 से 5 साल तक का, फिर बाल्यकाल आता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो एक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास का काल है, उसका भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और विकास की मोटी अवस्था तो मानी गई है 4, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। स्टूडेंट्स, इसकी जानकारी के अनुसार शिक्षण और अधिगम की अवस्था होनी चाहिए। शिक्षण विधियाँ निर्धारित की जानी चाहिए। अधिगम विधियों द्वारा ही सीखा जा सकता है कि अवस्था के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण की विधियाँ और अधिगम की विधियों को किस समय आवश्यकता पड़ती है और किस समय में कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम के लिए विभिन्न विकास की अवस्थाओं से हमारा परिचय अवश्य ही करवाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, फिर आपका विशिष्ट बालक। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि विशिष्ट बालक वो होते हैं जो स्पेशल होते हैं, सामान्य से हटकर होते हैं। जो बच्चे सामान्य से हटकर होंगे, सामान्य बच्चे कौन से होंगे? सामान्य बच्चे वो होंगे जिनका IQ लेवल अलग अलग शैक्षिक मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग 90 से 110 के बीच में होते हैं। वे बच्चे हमारे सामान्य बच्चे कहलाते हैं। अब 90 से 110 के जो नीचे होंगे वो हमारे पिछड़े बालक के अंदर आएंगे, मंदबुद्धि के बालक के अंदर आएंगे। लेकिन जिनका IQ लेवल 90 से 110 से ज़्यादा होगा वो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभावान चाइल्ड या सृजनशील बालक, रचनात्मक बालक, इन सब के अंदर आएंगे। लेकिन ये जो आपके रचनात्मक बालक हैं, प्रतिभावान हैं, गिफ्टेड हैं, वो भी बच्चे आपके विशिष्ट बालक के अंदर आएंगे। और जो आपके मंदबुद्धि बालक हैं, पिछड़े हुए बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, वो बच्चे भी आपके विशिष्ट बालक के अंदर ही आएंगे। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें विशिष्ट बालक की अवस्थाओं, उसके प्रकारों के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका शिक्षण की विधियाँ कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने व पाठ्यक्रम बनाने के बाद हमें शिक्षा के उद्देश्यों को भी सार्थक, उसको उद्देश्यपूर्ण, उसको रोचक और उपयोगी बनाना, किसी न किसी एक अच्छी प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी शिक्षण विधि तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षण विधि रोचक नहीं है, अच्छी प्रकार से प्रयोग नहीं करी गई, तो वह शिक्षण विधि हमारे लिए बेकार है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए, पाठ्यक्रम बनाने के लिए सबसे पहले हम शिक्षण विधियों का भी चयन करना होगा कि कौन सी शिक्षण विधि हमें किस समय प्रयोग करनी चाहिए और किस समय प्रयोग करना उसका उचित समय होगा। जैसे हमारे पास बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, पाठ्य पुस्तक विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, समस्या का समाधान विधि, योजना विधि, खोज विधि, ये सारी शिक्षण की विधियाँ हैं जिनका प्रयोग विद्यार्थी के अधिगम के लिए हम समय समय पर करते हैं। इन सब कुछ का अलग अलग महत्व है, अलग अलग आधार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और इन सब में मनोविज्ञान का शिक्षण अधिगम से संबंध भी हमें बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स, तो शिक्षण की विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान में हमें प्रयोग करनी चाहिए, और जिस प्रकार की विधि का जहाँ प्रयोग करना चाहिए हमें उसको उचित समय पर प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री। देखो पारंपरिक शिक्षण में जो हमारा पीछे तरीका था, एक परंपरावादी तरीका था, उसमें शिक्षण पर रटने पर बल दिया जाता था। जो शिक्षक होता था वो बच्चे के दिमाग में ठूस देता था, डंडा परेड होती थी, बच्चे को सिर्फ दिमाग में ठूस के रट्टा मरवाना होता था कि याद करना है आपको। लेकिन आज की जो शिक्षा
हमारी सामग्री है, जो हमारी विधियाँ हैं, उसमें बच्चे की क्रियात्मक प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे देखकर बच्चा करके सीखे और करके सीखा हुआ उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। लेकिन जो आजकल दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से हम समझने पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। आधुनिक समय में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आपका चार्ट है, मॉडल हैं, टेलीविजन्स है, फिल्में हैं, प्रोजेक्टर हैं, कंप्यूटर हैं, ये सारे ऑप्शंस भी हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर आते हैं। इनका प्रयोग भी मनोविज्ञान की ही देन है। इनके प्रयोग से विद्यार्थियों में रुचि पैदा कर सकते हैं और उन्हें पढ़ने की करने की प्रेरणा भी हमें दृश्य श्रव्य सामग्री से बहुत ज़्यादा मिलती है। अतः यह कहना बहुत ज़रूरी है कि मनोविज्ञान के अंदर शिक्षण और अधिगम को अलग अलग कर देखना ठीक नहीं, क्योंकि तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यानी शिक्षण को प्रभावी करने के लिए हमें सिर्फ एक दृश्य सामग्री का प्रयोग ना करके, ओनली श्रव्य सामग्री का प्रयोग ना करके, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए, जिसका प्रयोग शिक्षण को बहुत प्रभावशाली बनाता है। क्योंकि एक साथ बच्चा सुन भी रहा है, उसको देख भी रहा है, तो यह विधि आपकी बहुत प्रभावशाली है और इस प्रकार बच्चा देख के उसको लंबे समय तक याद रख पाता है। इसलिए हमारी शिक्षण सामग्री के अंदर दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सभी जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए उनमें से टेलीविज़न ही सबसे महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य सामग्री माना गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सहगामी क्रियाएं। देखो, विद्यालय में बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उसका बहुत अधिक महत्व है। जैसे हम कक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर भाषण करवाते हैं, नाटक करवाते हैं, बच्चा खेल कूद करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, ये सारी विभिन्न विधियों का क्लब इत्यादि पारंपरिक शिक्षा में इसका विशेष स्थान नहीं था। लेकिन अब इसे शिक्षा में एक आवश्यक अंग मानकर हर एक स्कूल को इसके द्वारा अपना लिया गया है। हर एक स्कूल इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़, सहगामी क्रियाएं अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि इस दृष्टि से मनोविज्ञान, शिक्षण और अधिगम में आपस में बहुत गहरा संबंध दिखाई पड़ता है स्टूडेंट्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय के अंदर पढ़ाई के साथ साथ सहगामी क्रियाओं का भी अपना ही विशिष्ट योगदान है। इसलिए हर एक स्कूल को विद्यालय में सहगामी क्रियाओं को भी साथ साथ प्रयोग करना चाहिए। जैसे सहगामी क्रिया में आपका भाषण है, नाटक है, खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और विभिन्न विषयों के क्लब आदि भी आपके आते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपका सर्वांगीण विकास। देखो, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है पूरे जीवन काल के अंदर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व एक जैसा नहीं रहता। स्टेज के अकॉर्डिंग और हमारी गतिविधियों के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व भी बदलता रहता है और इसे समझना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें उसके हर एक पहलू को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सबसे पहले हमें सर्वांगीण विकास करने पर बल देना चाहिए। हमें शिक्षा में किसी एक पहलू पर बल नहीं देना चाहिए कि सर मैं संस्कृति का पहलू देख लिया, समाज का पहलू देख लिया, शारीरिक पहलू देख लिया। हमें शिक्षण के अंदर उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण अधिगम विधियों का सुझाव मनोविज्ञान की ओर से प्राप्त होता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमें खेल विधि का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मनोविज्ञान की सहायता से विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और व्यंग्यात्मक, देखो बार बार आपके 4 ही पहलू आते हैं जिसमें आपका सर्वांगीण विकास काउंट होता है। एक शारीरिक पहलू है, एक बौद्धिक है, एक सामाजिक और लास्ट बड़ा आपका व्यंग्यात्मक है। ये आपकी विकास की चारों सहायताएँ अवस्थाएँ हैं। विद्यार्थी में होने वाले भी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इन चारों को स्टडी करके हम उससे परिचित अपने आप हो जाते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से विद्यार्थियों के समायोजन संबंधी समस्याओं को भी
कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विद्यार्थी के लिए सर्वांगीण विकास में सहायता करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।